गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश की माँ बचपन से ही बीमार रहती थी। रमेश तब सिर्फ 12 साल का था जब एक दिन उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद रमेश का घर सूना हो गया। रमेश के पिता ने बेटे की परवरिश और घर संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली। घर में आई नई औरत, सौतेली माँ। शुरुआत में वो रमेश से बहुत प्यार से बात करती, सबके सामने कहती, ये मेरा ही बेटा है। रमेश मासूम था। उसे लगा मेरी माँ तो मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं। वो सौतेली माँ की बहुत इज्जत करता, उनकी हर बात मानता। कुछ सालों बाद सौतेली माँ के 2 बच्चे हुए, एक बेटा सुरेश और एक बेटी अनामिका। समय बीतता गया, तीनों बच्चे बड़े हो गए। रमेश अब जवान हो गया है। सुरेश और अनामिका भी बड़े हो गए हैं। सरोज रमेश से काम करवा रही हैं, जबकि सुरेश और अनामिका आराम कर रहे हैं। माँ, ये रमेश तो आपकी हर बात मानता है। हाँ बेटा, उसे लगता है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी बात का तो फायदा है। अब रमेश की शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी बहुत अमीर घर में हो, ताकि हमें खूब दहेज मिले। वाह माँ, ये तो बढ़िया प्लान है। क्या बात कर रहे हो तुम सब? रमेश की शादी मैंने एक सुशील और अच्छे घर की लड़की से तय कर दी है। लड़की का नाम सुमन है। वो बहुत सुंदर और संस्कारी है। क्या आपने मुझसे बिना पूछे फैसला ले लिया? मैं रमेश की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं होने दूंगी। शादी उसी लड़की से होगी, मैंने वचन दे दिया है। सरोज और उनके बच्चे निराश हो जाते हैं। रमेश और सुमन की शादी हो चुकी है। सुमन घर में प्रवेश करती है। सरोज, सुरेश और अनामिका उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आ गई गरीब घर की बहू, अब दिखाओगी अपनी गरीबी। देख अनामिका, इसके बाप ने कहा था कि बेटी को सोने से लाद कर भेजूंगा, पर ये क्या? गले में ये भारी हार तो हमारे खानदान का है, जो हमने चराया था। सुमन बहुत दुखी होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप कमरे में चली जाती है। दिन सुबह सुमन नहा धोकर और मन में सम्मान लेकर अपनी सास का आशीर्वाद लेने उनके कमरे की ओर जाती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है, वो जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर अनामिका और उसकी सास सरोज बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनके हाथों में सुमन का वही सोने का हार है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो रही हैं। वाह मम्मी, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। कल जब मैं इसे पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाऊंगी तो सब देखती रह जाएंगी। हाँ बेटी, ये हार अब तेरा ही है। उस गरीब घर की लड़की के पास इतना कीमती हार क्या करेगा? उसे तो पता भी नहीं होगा कि असली सोने की चमक क्या होती है। ये तो तेरे जैसे रईस खानदान की बेटी पर ही अच्छा लगता है। सुमन दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे उसके पिता की मेहनत की कमाई को उसकी सास और ननद अपना बताकर उसका मजाक उड़ा रही हैं। जी, ये तो मेरे मायके से आए हैं। चुप कर। तेरा मायका? गरीब घर की लड़की है तू। तू क्या लाई है अपने घर से? माँ जी, मेरे पिताजी की हैसियत इससे ज्यादा की नहीं थी। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर मुझे ये छोटा सा उपहार दिया है। कृपया ये मुझे पहनने दीजिए। उपहार? इसे उपहार कहती हैं? ये तो हमारे घर के नौकर भी इससे महंगा पहनते हैं। तुझे इस घर में रहना है तो भिखारी बनकर रहना होगा, मालकिन बनकर नहीं। सुन, इस घर में तेरी जगह रसोई और झाड़ू पोछे तक सीमित है। और अगर रमेश से कुछ भी कहा तो याद रखना, वो मेरी बात कभी नहीं टालता।
एक पल में तुझे घर से बाहर करवा दूंगी। अब जा, यहाँ से दफा हो और जाकर रसोई की सफाई कर। सुमन रोते हुए बाहर निकलती है। कमरे के अंदर सरोज, अनामिका सुमन के मायके की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए ठहाके मारते हैं। सुमन पर खूब जुल्म होता है। उसे सारा घर का काम करना पड़ता है। सुरेश और अनामिका भी उसे परेशान करते हैं। एक दिन सुमन रमेश से बात करने की कोशिश करती है। रमेश जी, आपकी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। वो मुझे बहुत ताने मारती हैं। क्या तुम मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी मुंह से ऐसी बात सुनी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम एक गरीब घर की लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहां रखा है, वरना मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। रमेश की बात सुनकर सुमन सदमे में आ जाती है। वो रोने लगती है और फिर कभी रमेश से अपनी तकलीफ साझा नहीं करती। समय धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन सुमन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। सुमन पर सरोज, सुरेश और अनामिका के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। घर का सारा काम करने के बाद भी उसे सिर्फ ताने और तिरस्कार ही मिलता था। इस बीच सरोज ने सुमन के उन्हीं गहनों और ढेर सारा दहेज देकर अनामिका की शादी एक बड़े घर में कर दी। अनामिका अपने ससुराल चली गई, लेकिन सुमन की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि सरोज अब अपना सारा गुस्सा और भड़ास अकेली सुमन पर निकालने लगी। हे गिरधर गोपाल, सुना था आप दुखियों के दुख हर लेते हैं, फिर मेरे ही हिस्से में इतनी परीक्षा क्यों? गरीब होना क्या कोई पाप है? माँ जी ने आज फिर मुझे सबके सामने दुत्कारा, और मेरे पति, उन्होंने तो कह दिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। भगवान, मैं कहाँ जाऊं? न मायका रहा, न ससुराल अपना रहा। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। उधर सीढ़ियों पर सरोज खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि गुस्सा है। ओ महारानी, यहाँ बैठकर घरियाली आंसू बहाने से घर का काम नहीं होगा। जा, रसोई में जाकर खाना बना। और सुन, आज अनामिका के ससुराल वाले आने वाले हैं, तो जरा ढंग से रहना। अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना उन्हें। सरोज सुमन को चिढ़ाने के लिए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है। उसका ध्यान सुमन को नीचा दिखाने में है। अचानक उसका पैर साड़ी में फंसता है और वो अपना संतुलन खो देती है। अरे बचाओ, रमेश बचाओ! सरोज बिस्तर पर लेटी है। उन्हें गंभीर चोट लगी है। वो चल फिर नहीं सकती। रमेश के पिता और रमेश चिंतित है। अब सरोज की देखभाल कौन करेगा? मैं हूं ना, पिताजी। अनामिका को फोन करो, वो आएगी। रमेश अनामिका को फोन करता है। भाई देखो, मम्मी के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन मेरा ससुराल बहुत सख्त है। यहाँ किटी पार्टी है, सासू माँ की सेवा है। मैं कैसे आऊं? आखिर सुमन है किस लिए? नौकरानी की तरह ही तो आई थी घर में। उसे बोलो मम्मी की मालिश करे। सरोज निराश हो जाती हैं। रमेश सुरेश को फोन करता है। माँ, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे बहुत काम है। सुमन है ना, वो देख लेगी। कोई भी सरोज की देखभाल करने नहीं आता। अंत में सुमन ही सरोज की सेवा करने का फैसला करती है। वो पूरी लगन से उनकी देखभाल करती है, उन्हें दवा देती है, खाना खिलाती है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। भाई, मुझे एक जरूरी ट्रिप पर बाहर जाना है, माँ का ख्याल रखना। और हाँ, माँ की अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। सुरेश बेटा, मेरे पास बैठ तो सही। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, पैसे सुमन से मंगवा लेना। सरोज का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप दीवार की तरफ मुंह कर लेती है। तभी सुमन गुनगुने पानी का कटोरा और दवाइयाँ लेकर कमरे में आती है। माँ जी, हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं आपकी मालिश कर देती हूँ।
डॉक्टर साहब ने कहा है कि मालिश से जल्दी आराम मिलेगा। क्यों आई हो यहाँ? जाओ अपने भगवान के पास, कह दो कि बुढ़िया बिस्तर पर गिर गई है, अब और जुल्म नहीं करेगी। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। माँ अगर गलती करे तो बच्चे उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। आपने मुझे डांटा, वो आपकी ममता थी। अब आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। सुमन बड़ी कोमलता से सरोज के पैरों की मालिश करने लगती है। रमेश दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वो सौतेली माँ का प्यार समझ रहा था, वो केवल दिखावा था, और जिसे वो गरीब घर की लड़की कहकर दुत्कार रहा था, वही इस घर की असली लक्ष्मी है। सुमन की निस्वर सेवा ने सरोज का पत्थर दिल पिघला दिया। उसे एहसास हुआ कि असली रिश्ता खून का नहीं, सेवा और सच्चाई का होता है। जिन बच्चों के लिए सरोज ने रमेश और सुमन का हक मारा, उन्होंने पीठ दिखा दी। अगले 3 महीने सुमन ने बिना सोए सरोज की सेवा की। उनकी मालिश करना, उन्हें खिलाना, नहलाना, सब कुछ सुमन ने किया। सुमन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तूने मेरी सेवा एक सगी बेटी से बढ़कर की, और मेरे अपने, वो तो मुझे बोझ समझकर छोड़ गए। माँ जी, आप ठीक हो जाए, यही मेरे लिए काफी है। रमेश भी ये सब देख रहा होता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने सुमन पर विश्वास नहीं किया। सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं रमेश जी। सरोज, रमेश और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके चेहरे पर खुशी और संतोष है। सास बहू का रिश्ता अब प्यार और सम्मान से भर गया है।